नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत नेशनल मूवमेंट के चैप्टर में बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को कवर कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित विवाद, जिसके अंतर्गत वह सेफ्टी वाल्व थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को समझा, और फिर उदारवादी विचारधारा, उनकी कार्यपद्धति, उग्रवादी विचारधारा, उसके उदय के कारण उनकी विचारधारा, कार्यपद्धति, और आज अब उसी के अगले टॉपिक के रूप में हम लोग बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह खंड है। परीक्षा के नज़रिए से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और ये टॉपिक को अगर कहा जाए कि जब आप इसको समझ पाते हैं तो कई आगे की घटनाएं, जिसे हम आगे 1909 का अधिनियम कह रहे हों, वह एक तरीके से मार्लेमिंटो सुधार के तहत जो अधिनियम बना, मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई, तो उसका बैकग्राउंड यहाँ से बनना शुरू होता है। तो एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे कि पहले बंगाल विभाजन के अपने अंतर्गत के पॉइंट्स को देखेंगे और तत्पश्चात स्वदेशी आंदोलन। अब यहाँ पर बात आती है कि बंगाल विभाजन के अंतर्गत जिन बिंदुओं को हमें कवर करना है, तो पहली चीज़ तो यही है कि आखिर इस पृष्ठभूमि में कि बंगाल का ही विभाजन क्यों किया गया, और फिर इस विभाजन के लिए सरकार की तरफ से जो कारण बतलाया गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कारण बतलाया गया वो कारण क्या है, और फिर अब मुद्दा ये है कि हम समझ पाएं कि क्या जो कारण बतलाया गया वह सही है, अगर नहीं तो वास्तविक कारण क्या रहे, अर्थात ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक सत्ता के अपने निहितार्थ क्या थे, उनका इंटेंशन क्या था, वे जो कह रहे हैं क्या वही था या उससे कुछ अलग था। तो वास्तविक कारणों के अंतर्गत जरा इस बात की हम समीक्षा करेंगे और समझेंगे, और फिर इस बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हुआ। तो कहा जाए अगर कि इस बंगाल विभाजन ने दरअसल नई सदी के साथ ही नई रुचियां, नए लक्ष्य, नई पद्धतियों को जो है वह भारतीय समाज में राजनीति के अंतर्गत शामिल करा दिया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में भारत में राजनीतिक गतिविधियां दरअसल तीव्र हो रही थीं, और उसका कारण यही था कि कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय चेतना का विकास वह हो भी रहा था और उसमें अब तेजी भी आ रही थी। ऐसी दशा में यहाँ पर इसी चीज़ को समझना है, इसी के आलोक में हम समझ पाएंगे कि बंगाल के विभाजन के लिए वह परिस्थितियां क्या हैं। दरअसल समझें कि बंगाल विभाजन किया जा रहा है और करजन उस समय वायसराय थे,
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो यहां पर बात आती है कि चलिए प्रशासनिक कारणों के संदर्भ में बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, उस बंगाल के विभाजन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यकुशलता इससे बढ़ेगी। लेकिन असली मुद्दा यह है कि भारत में तमाम ऐसे क्षेत्र थे, तमाम प्रांत थे जहां पर भी प्रशासनिक कार्यकुशलता का तर्क दिया जा सकता था, लेकिन वहां नहीं दिया गया, केवल बंगाल में दिया गया। तो बंगाल के विभाजन की स्थितियों को समझने से पहले एक बार जरा इस बात को जान पाएं कि उससे जुड़े हुए कुछ जो सूचनाएं हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इस रूप में कि बंगाल विभाजन से जुड़े हुए जो लोग थे वह कौन है। तो वायसराय कर्जन हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर के रूप में फ्रेजर और गृह सचिव रिस्ले का नाम लिया जाता है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में जिस कर्जन की बात की जा रही है, तो कहा जाता है कि आखिर कुछ बुरे शासक अच्छे परिणाम पैदा करते हैं, उसमें कर्जन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का कार्य किया, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रवाद वह और उग्र हो गया और अखिल भारतीय स्तर पर जो है सरकार विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। इस बंगाल के विभाजन को मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बंगाल के संदर्भ में उसके दो भाग कर दिए गए। आखिर इस बंगाल का जो विभाजन किया गया, इस विभाजन में एक तरफ जिसे हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, वह असल में उस समय के संदर्भ में बंगाल ही प्रांत, और दूसरा पूर्वी बंगाल एवं असम नाम दिया गया। तो बंगाल को बांट दिया गया। इस बंगाल विभाजन के क्रम में अगर देखा जाए कि आखिर बंगाल का विभाजन क्यों हो रहा है, कर्जन ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर बंगाल प्रांत का विभाजन किया जा रहा है और इससे अलग हटकर एक नया प्रांत पूर्वी बंगाल और असम बनाया जा रहा है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि प्रशासनिक कुशलता किस वजह से, तो उनका तर्क था कि दरअसल बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इस बहुत बड़े विशाल आकार के प्रांत, इस बंगाल के अंतर्गत मैंने कहा कि वह आज का बांग्लादेश भी शामिल है, तो अपने आप में एक विशाल प्रांत था, इसमें कोई शक नहीं। तो उनका कहना था कि दरअसल बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इस बड़े आकार की वजह से एक प्रशासक, एक गवर्नर पूरे क्षेत्र पर प्रभावी वह नियंत्रण नहीं रख पाता, प्रभावी तरीके से वह कार्य नहीं कर पाता। एक तरफ आने जाने के स्तर पर देखा जाए, बहुत दूरी होने की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समस्याएं तो है ही, तो प्रशासनिक कार्यकुशलता बाधित होती है और इसकी वजह से लूटपाट की घटनाएं बढ़ती हैं, लोगों के लिए कठिनाइयां हैं, कानून व्यवस्था लागू करने में समस्या होती है। अतः प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए हम इस बंगाल प्रांत का विभाजन कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल बड़ा प्रांत था, एकदम था। 8 करोड़ की जनसंख्या लगभग मौजूद थी उस समय। लेकिन यहां पर मुद्दा यह होता है कि आखिर बंगाल प्रांत के ही संदर्भ में खाली ये बात क्यों की जा रही है। मद्रास के प्रेसिडेंसी का भी एक बहुत बड़ा आकार प्रकार था
बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक बहुत बड़ा आकार प्रकार था। तो आकार प्रकार तो उनका भी बहुत बड़ा था। तो केवल बंगाल के ही संदर्भ में प्रशासनिक कार्यकुशलता की चिंता क्यों सता रही थी अंग्रेजों को? यही वजह है कि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि बंगाल का ही विभाजन क्यों किया। तो समझ पाइए, अब यहीं पर चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको कि जब हम कह रहे हैं कि बंगाल का ही विभाजन क्यों हुआ, तो दरअसल अब बंगाल के संदर्भ में यह चीज है कि बंगाल ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था। ब्रिटिश सत्ता के केंद्र का तात्पर्य है कि अंग्रेज आरंभिक स्तर पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना प्लासी के युद्ध और बक्सर की विजय के पश्चात वहां पर कर रहे हैं, और वही उनका आरंभिक स्तर पर प्रत्यक्ष शासन का केंद्र बना। जब पिछले क्लास में हमने बताया था कि द्वैध शासन समाप्त करके क्लाइव ने वहां पर प्रत्यक्ष वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्यक्ष शासन की स्थापना की थी। तो एक तरीके से बंगाल के संदर्भ में उन्होंने न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की, सिविल सेवा वहां पर आरंभ में ही शुरू हो रही है। तो यहां पर ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना, न्यायिक व्यवस्था वह कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। तो अगर एक कहा जाए कि बंगाल के अंतर्गत वह ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था और उसी सत्ता के केंद्र के अंतर्गत वहां पर उन्होंने अपने शासन सत्ता को संचालित करने के क्रम में वह प्रशासनिक संरचना, न्यायिक केंद्र, और वही वह समय था जब उन्होंने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। एक तरीके से कहा जाए कि यहां पर उन्होंने आधुनिक वह संचार के अपने साधन का विकास किया ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता हो सके। तो आरंभिक स्तर पर ब्रिटिश शासन सत्ता का जो केंद्र था वह बंगाल था। अब ऐसे में इसी क्षेत्र के अंतर्गत हम देख रहे थे वह ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। वह सेरामपुर त्रयी का नाम लिया जाता है, जिसमें विलियम कैरी, मार्शमैन, गॉड जैसे जो है ईसाई मिशनरीज के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग। तो यहां पर इसी बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार भी हो रहा था। अब ऐसी दशा में एक तरफ ब्रिटिश शासन सत्ता का केंद्र और दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा का अपना प्रसार भी हो रहा है, और साथ ही आरंभिक स्तर पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, वह जेम्स ऑगस्टस हिक्की के माध्यम से 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया जा रहा है। तो एक तरीके से समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। तो इसकी वजह से जागरूकता भी बढ़ रही लोगों में।
अब यहीं पर वह कि आधुनिक एक मध्य वर्ग का विकास और यही आधुनिक मध्य वर्ग भी अब जो शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ भी, जिसको हम भारतीय नवजागरण, जिसके प्रतीक राजा राम मोहन राय, इसका मतलब एक ये हुआ कि इस बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता का केंद्र, प्रशासनिक संरचना, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और इसके चलते एक आधुनिक मध्यवर्ग का विकास, और वही अब भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ हो रहा। इस भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1817 में वह डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो यहां पर नवजागरण की शुरुआत, तो यही वह समय है, यही वह दौर है जब बंगाल के अंतर्गत आखिर राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरेजियो जिनका यंग बंगाल मूवमेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर, तो यहाँ पर एक तरफ भारत की अपनी जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा और साथ में कानून के माध्यम से समाज सुधार पर बल दिया जा रहा है। इसका कुल मिलाकर तात्पर्य ये हुआ कि ये जो समाज है, अब जो राजा राम मोहन राय हैं, यहाँ पर अगर हम कि इन्होंने अब नवजागरण के अग्रदूत के रूप में कार्य किया, अर्थात एक तरीके से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, लेखन कर रहे, वह संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंगला में कर रहे, मिरातुल अखबार का प्रकाशन फारसी में कर रहे। ये सारी चीज़ों का तात्पर्य हुआ कि लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ अब जो ये मध्य वर्ग था, साथ में यहाँ पर वह आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं भी बनने लगी। अभी आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं में वह आरंभिक स्तर पर चाहे बंग भाषा प्रकाशक सभा की बात हो, लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों की संस्था, जमींदारों के हित के लिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, शिशिर कुमार घोष के माध्यम से इंडियन लीग की स्थापना 1875, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के माध्यम से 1876 में इंडियन एसोसिएशन, ये आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। तो अब इन संस्थाओं की वजह से भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होने लगा। अब वह इंडियन एसोसिएशन सिविल सेवा के भारतीकरण की मांग कर रहा है। सिविल सेवा में जब ब्रिटेन ने उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में कमी करके 19 वर्ष कर दिया, तब उसमें वृद्धि के लिए मांग की जा रही है।
तो एक तरीके से बंगाल राजनीतिक स्तर पर अब सक्रिय हो गया, अर्थात राष्ट्रीयता की भावना वहां पर तेजी से अब बढ़ रही थी, जन जागरूकता बढ़ रही थी। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन हुआ वहां पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के वजह से अंग्रेजों के लिए अब कठिनाई थी कि उनकी सत्ता के केंद्र में ही अब एक भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की भावना अब तेजी से विकसित हो रही है। अतः अंग्रेजों के लिए यह एक चुनौती थी, और अब यह चुनौती उनके लिए इसलिए है कि एकीकृत बंगाल अब उनके लिए एक समस्या बन रहा है कि बंगाल के अंतर्गत अब ये संस्थाएं और संरचनाओं ने यहां पहुंचा दिया। अतः राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि ये जो संरचनाएं थीं बंगाल के अंतर्गत आरंभिक स्तर पर दिखाई पड़ रही थी, और धीरे धीरे अब बंगाल में अब राजनीतिक स्तर पर जागरूकता बढ़ रही थी। तो अंग्रेजों के लिए यह था कि भारत में अपनी शासन सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए, उस पर पकड़ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इस राष्ट्रीयता की भावना को खंडित किया जाए, राष्ट्रवाद को कमज़ोर किया जाए। और उन्हें एक उपयुक्त स्थान दिखाई पड़ा बंगाल। तो यही वजह है कि बंगाल के अंतर्गत उन्होंने विभाजन करके अपने उस स्वार्थ की पूर्ति करना चाहा जिसके लिए वह भारत के अंतर्गत राजनीतिक शक्तियों की स्थापना कर चुके थे, यानी औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए। अब यही वजह है कि बंगाल का विभाजन वे जो कर रहे हैं वो इन स्थितियों की वजह से। बात आती है कि चलिए, बेशक आरंभिक स्तर पर जो है बंगाल में उनका राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा, लेकिन धीरे धीरे आखिर कहीं ना कहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भी इसी तरीके से आधुनिक संस्थाओं का निर्माण हो रहा था। तो बात यहाँ पर फिर आती है कि आखिर बंगाल का ही फिर विभाजन क्यों कर रहे हैं, और भी क्षेत्रों का कर सकते थे। एक तो कारण ये बन गया कि बंगाल की अपनी जो यह संरचना थी, वहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक जागरूकता आ रही थी, अब बंगाल का बंटवारा करके वह दरअसल भारत के तमाम क्षेत्रों में अपने बंटवारे की राजनीति को आगे बढ़ा सकते थे। इसका तात्पर्य समझें कि दरअसल अब बंगाल को विभाजित करने का उनका मंतव्य ये है, उसके पीछे जो उनका मंतव्य है, उद्देश्य है, वह उद्देश्य है कि बंगाल के जो दो प्रांत किए जा रहे हैं, जिसे हम एक वह पश्चिम बंगाल कह रहे हैं और जिसे पूर्वी बंगाल कहा जा रहा है। अगर इसकी अब जनांग की संरचना को देखें तो यह हिंदू बहुसंख्यक है, और पूर्वी बंगाल के संदर्भ में यह मुस्लिम बहुसंख्यक है। इस पूर्वी बंगाल के संदर्भ में ढाका, राजशाही,
चटगांव के क्षेत्र शामिल हैं और उसकी राजधानी ढाका बनाई जा रही है। इस जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, इसका मतलब यहाँ था कि यहाँ पर शेष बंगाल वह, यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था। तो उन्होंने पूर्वी बंगाल और असम नामक प्रांत बनाया, उसके क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया था। अब ऐसी दशा में बंगाल विभाजन के पीछे जो उद्देश्य था वह सांप्रदायिक था, धर्म के आधार पर विभाजन, ताकि लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा सके। और वह धर्म के आधार का तात्पर्य कि अब हिंदू और मुस्लिम। तो दरअसल बंगाल विभाजन के पीछे जो अंग्रेजों का वास्तविक कारण है, जो वास्तविक उद्देश्य है, वो ये था कि भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना, हिंदू मुसलमानों में मतभेद पैदा करना और मुसलमानों को अपना समर्थक बनाना। किस तरीके से ये कार्य उनका पूरा हो रहा है कि पूर्वी बंगाल के संदर्भ में वह नया प्रांत बना रहे, ढाका में पहुंचकर कर्जन भाषण दे रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं कि मुस्लिम शासन काल में भी यहाँ के मुसलमानों को जो सुविधाएं नहीं मिली, जो अधिकार नहीं मिले, वो अंग्रेज शासन सरकार यहाँ पर उनको देने जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई नया प्रांत बनता है तो वहाँ पर अवसर ज़्यादा होंगे, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में उनके लिए नए अवसर सामने आएंगे। क्योंकि अब जो पहले पूरा एक एकीकृत बंगाल है, वहां पर इस पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत अब प्रशासनिक केंद्र कलकत्ता था। स्वाभाविक सी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट यहीं पर, प्रशासनिक केंद्र यहीं पर, तो ऐसे में यहाँ के लोगों को यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने का भी मौका मिलता रहा, अर्थात वे आर्थिक रूप से संपन्न होते रहे। तो जब भी कोई नया प्रांत बनता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ पर अब चाहे राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण होगा, वह संचार के साधनों का विकास होगा। ये चीज़ हम आज भी देख पाते हैं कि जब भी कोई नया राज्य बनता है तो उस नया राज्य बनने को लेकर वहाँ के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिससे यह बन रहा होता है वहाँ से विरोध शुरू होता है। उसका कारण ये होता है कि अवसर भी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये था कि अंग्रेज़ों के मंतव्य को समझकर इसका विरोध किया जा रहा है कि अंग्रेज दरअसल हित नहीं चाह रहे, बल्कि वह तो कहीं ना कहीं विभेद पैदा करना चाह रहे हैं। इस वजह से जब इस विभाजन का विरोध किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह विरोध किसका मान लिया जाएगा? मुस्लिम समुदाय का, कि मुस्लिम समुदाय के हितों का विरोध किया जा रहा है इस क्षेत्र से, और विरोध करने वाला बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग। इसका मतलब यह हुआ, अब व्याख्या ही है सारी सांप्रदायिकता की चीज़ें, कि यहाँ पर यह तात्पर्य हो गया कि हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमानों का हित सुनिश्चित किया जा सके। अंग्रेज अब यह प्रचारित करेंगे, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस मामले में मतभेद पैदा और एक अलग प्रांत बनाकर मुसलमानों को अपना समर्थक बना लेना। तो बंगाल विभाजन के पीछे उनका उद्देश्य इस रूप में दिखाई देता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में विभाजन करना और मुसलमानों को अंग्रेजों का समर्थक बनाना। साथ ही इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम जो
एकता और यही एकता राष्ट्रीयता का आधार वह कमज़ोर पड़ती जाएगी। तो साथ में यह भी है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत अब कहा जा रहा कि पहले से ही जागरूकता है, आ रही है, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ की राष्ट्रीयता की भावना को और कमज़ोर करने के लिए अब भाषाई विवाद यहाँ पैदा किया जाए। ये भाषाई विवाद पैदा करने का मतलब है कि अब इस क्षेत्र के अंतर्गत बांग्ला भाषी लोगों की संख्या 1.7 करोड़ रह गई और गैर बांग्ला भाषी लोगों की संख्या 3.70 करोड़ रह गई। इसका तात्पर्य अब समझे, यानी हिंदी और उड़िया भाषी लोगों की संख्या बढ़ गई किसकी तुलना में? बांग्ला भाषी लोगों की। तो पहले जब ये पूरा एक बंगाल था, मूल बंगाल था, तो वहाँ बांग्ला भाषी लोग ज़्यादा थे। अब उन बांग्ला भाषी लोगों की संख्या को इस क्षेत्र में क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, ताकि यहाँ पर भाषाई स्तर पर भी टकराहट हो सके। तो एक तो धर्म के आधार पर विभेद पैदा करना ताकि राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो सके, और दूसरी तरफ इस पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जहाँ पर बंगाल व बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल किया गया था, उसमें बांग्ला भाषियों की आबादी को कम करना और गैर बांग्ला भाषियों की आबादी को बढ़ा दिया गया। स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पर भाषाई आधार पर टकराहट होगी। यही टकराहट जो है अब राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने का कारण बनेगी। तो उनका एक उद्देश्य यह था कि मूल बंगाल में बांग्ला भाषियों की आबादी को कम करके गैर बांग्ला भाषियों के साथ उनके टकराव को, भाषाई स्तर पर विवाद को बढ़ावा देना। तो साथ में एक उद्देश्य यह भी था कि अब इसी क्षेत्र के अंतर्गत वह जो अब अभिजात्य वर्ग था, एलिट क्लास था, कुलीन वर्ग था, उस बंगाली अभिजात्य वर्ग की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करके उसकी राजनीतिक भूमिका को सीमित करना था। इसका तात्पर्य हुआ कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो बंगाली कुलीन वर्ग था, अभिजात्य वर्ग था, वह कहीं न कहीं पूर्वी बंगाल के संसाधनों का, व्यापार का उपयोग करके लाभान्वित होता था। अब बंटवारा होने से क्या होगा? उसके लिए इसी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने और लाभ लेने का अवसर होगा। ऐसी स्थिति में इसकी बंटवारे के पश्चात इसकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में कमज़ोर हो जाएगी, पहले की तुलना में। तो यह जो आर्थिक रूप से संपन्न था और वह कहीं न कहीं राजनीतिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देता था, अब जब आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर होगी तो वह आर्थिक सहायता देना बंद करेगा। इससे राष्ट्रीयता की अपनी प्रगति कमज़ोर होगी। तो एक उद्देश्य यह भी था कि बंगाली अभिजात वर्ग की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करके उनकी राजनीतिक भूमिका को सीमित करना। कुल मिलाकर कहा जाए, इन उद्देश्य से परिचालित होकर कर्जन ने, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। और यही वजह है कि बंगाल के विभाजन को लेकर उनका बहुत स्पष्ट नज़रिया था। गृह सचिव रिस्ले ने यह बात कही थी कि अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत है और विभाजित होने से यह ताकत कमज़ोर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दरअसल बंगाल का विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था। दरअसल ये बंगला राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बन रहा था। जैसे कि प्लासी की विजय, कि अंग्रेजों की प्लासी विजय उनकी भारत विजय की प्रस्तावना थी, तो प्लासी पर की विजय करके बक्सर के माध्यम से अपने अधिकारों को और बढ़ाया और तत्पश्चात धीरे धीरे भारतीय भूभाग और क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो जिस तरीके से अंग्रेजों की भारत विजय की प्रस्तावना प्लासी से शुरू होती थी, वैसे ही भारतीय राष्ट्रवाद की गाथा भी बंगाल के तरफ से निकल रही थी। अतः
इस राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन जरूरी समझा गया। जब यहाँ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर मतभेद पैदा करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाएगा तो भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों में भी हिंदू मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा होंगे। तो बंगाली समाज और बंगाल की अपनी राजनीतिक समझ को देखते हुए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करने की नीति अपनाई। तो जो ये कह रहे थे कि बंगाल का विभाजन हम प्रशासनिक कुशलता के लिए कर रहे हैं, वह बात तार्किक नहीं है। तो कभी कभी सीधे ये क्वेश्चन आपके पास आता है। तो ध्यान रखिए कि अंग्रेजों के संदर्भ में अर्थात सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया था वो यही था कि हम प्रशासनिक पुनर्स्थापना के लिए, प्रशासनिक संरचना के बेहतरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन असली एजेंडा उनका राजनीतिक था, भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। और तत्पश्चात इस चीज़ को समझ पाएं कि आखिर इस विभाजन का परिणाम क्या हुआ। इस विभाजन का परिणाम ये हुआ कि बंगाल का विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन विभाजन के साथ ही अब यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना का और तेजी से जो है विस्तार हुआ। राष्ट्रीयता की भावना उग्र रूप लेने लगी। दरअसल दिसंबर 1903 में कर्जन ने इस विभाजन के संदर्भ में बात कही थी कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और इस तरीके से सुविधाएं होती हैं, अतः इसे बांटा जाना चाहिए। लेकिन विभाजन की औपचारिक घोषणा जो है जुलाई 1905 में उन्होंने किया और तत्पश्चात जैसे यह विभाजन की घोषणा की गई कि अब बंगाल का विभाजन किया जाता है और 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन लागू होगा, प्रभावी होगा। तो जुलाई 1905 में विभाजन की औपचारिक घोषणा के साथ ही अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है और स्वदेशी आंदोलन की विधिवत शुरुआत होती है, जिसको अभी हम लोग अलग से पढ़ रहे होंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पर बंगाल के विभाजन से संबंधित जो बातें हमने पढ़ी उनको इस रूप में समझ लें, देख लें कि बंगाल के विभाजन के संदर्भ में जो व्यक्तित्व में जो जुड़े हुए लोग थे उसमें लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में है, फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में और रिजले गृह सचिव के रूप में है। 3 दिसंबर 1903 को सर्वप्रथम विभाजन की यह योजना प्रस्तुत की गई थी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा की गई और ये कहा गया 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन किया जाएगा, लागू होगा। तो 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन लागू हुआ और नया प्रांत के रूप में असम, चटगांव, ढाका, राजशाही, मालदा के क्षेत्र उसमें शामिल किए गए थे, जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई थी, यानी पूर्वी बंगाल और असम प्रांत। जो कारण सरकार के द्वारा बताया गया था वह कारण था प्रशासनिक पुनर्व्यवस्थापना, यानी प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। वास्तविक कारण की बात करें तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना और बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना, अर्थात एक तरीके से भाषाई आधार पर उनकी संख्या को कम करना ताकि विभेद पैदा किया जा सके, और धार्मिक विभाजन करना। अब ये सब चीज़ें कभी कभी सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछ ली जाती हैं कि किस वजह से बंगाल का विभाजन किया गया, या दूसरे अर्थों में किस समय के स्तर पर बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और कब लागू हुआ। जुड़े हुए व्यक्ति इस बंगाल विभाजन के संदर्भ में जिन बिंदुओं को अभी हमने बताया, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत वह डिक्टेशन संभव नहीं होता है, लेकिन स्लाइड के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से आपको यह स्पष्ट कर दिया जाए कि आप पढ़ें और रिकॉल करें। नोट्स में तो चीज़ें मिलती हैं आपको, बाकायदे आपके ऐप के अंतर्गत संस्कृति IAS का ऐप है, उसमें PDF फॉर्मेट में यह चीज़ें नोट्स के रूप में रहती हैं। और फिर साथ में जो लोग पेन ड्राइव कोर्स ले रहे हैं उनके लिए भी यह है कि उनको, और ऐप के अंतर्गत जो लोग
कोर्स कर रहे हैं उनके पते पर यह जो है नोट PDF बाकायदे कुरियर किया जाएगा, वहाँ तक पहुँचेगा। तो पढ़ाई को लेकर ये तनाव नहीं होना चाहिए कि सामग्री नहीं होगी, बस समझना है ये चीज़ें। तो यहाँ पर यह चीज़ है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कारण बतलाया जा रहा था, जो मैंने बतलाया वो यही चीज़ें थी कि आखिर किस तरीके से 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और उसके एक हिस्से पश्चिम बंगाल को, जिसमें बिहार उड़ीसा का भी शामिल था, और दूसरा हिस्सा पूर्वी बंगाल और असम, जिसमें वह ढाका, चटगांव, राजशाही के क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। और क्यों किया जा रहा था, उन्होंने इसके लिए विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक कारक को उत्तरदायी बतलाया था और ये समझाया और बतलाया कि बंगाल एक विशाल प्रांत था, अतः कानून व्यवस्था लागू करने में असुविधा होती थी, अधिकारियों को आने जाने में असुविधा होती थी। कलकत्ता से अत्यधिक दूरी होने के कारण बंगाल प्रांत के लोगों को प्रशासनिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, यानी पूर्वी बंगाल के क्षेत्र के लोगों को। अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए जनता के हित को ध्यान में रखकर इस विभाजन को लागू किया जा रहा है। लेकिन विभाजन के पीछे जो वास्तविक कारण था वो ये था, वह वास्तविक कारण यहां पर कि ब्रिटिश सत्ता का केंद्र होने की वजह से उनको उसे सुरक्षित बनाए रखना था, और यह सुरक्षित तब रह सकता था जब उभरती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर किया जा सके। तो यही वजह है कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया था, क्योंकि एकीकृत बंगाल की शक्ति को अंग्रेज अपने लिए खतरा मानते थे। अतः बंगाल का विभाजन कर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालकर वह अपने शासन सत्ता को मजबूत बना सकते थे। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषियों को भाषाई रूप से अल्पसंख्यक बनाना चाहते थे, ताकि गैर बांग्ला भाषियों के साथ उनकी टकराहट पैदा की जा सके। और बंग भंग के द्वारा अंग्रेजों का उद्देश्य बंगाली अभिजात वर्ग की स्थिति को कमजोर करना था, ताकि उनकी राजनीतिक भूमिका को सीमित किया जा सके। और कुल मिलाकर इस एक विभाजन का परिणाम क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद उग्र हुआ और स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। और इस स्वदेशी आंदोलन के साथ ही नई पद्धतियां, नए विचार, नई रुचियां, नए लक्ष्य सामने आते हैं। तो यहां पर एक चीज समझ पाएं कि बंगाल का विभाजन किया गया और इसके पश्चात विभाजन के प्रभावी होने से पहले ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। तो यह चीज भी ध्यान रखनी है कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, जब कलकत्ता में टाउन हॉल की बैठक में जो है स्वदेशी आंदोलन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। तो यहां पर यह चीज है कि बंगाल का विभाजन होगा। यह अलग बात है कि आगे चलकर 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द भी किया जाएगा। विभाजन के रद्द होने की अपनी घटनाएं भी हैं कि कर्जन ने जिस बात का अंदाजा नहीं लगाया था वह यह कि विभाजन के पश्चात सोचा था कि राष्ट्रीयता की भावना कमजोर होगी, लेकिन ये तो और ज्यादा उग्र हो गई, अखिल भारतीय स्वरूप धारण करने लगी। तो इसलिए कर्जन जब ब्रिटेन में खुद वहां पर उदारवादी दल की सरकार बन रही 1905 में, और तत्पश्चात कर्जन को वापस बुलाया जाता है, लेकिन जाने से पहले ही वह विभाजन को लागू कर देता है। और फिर वही दौर था जब बंगाल के जो मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय जॉर्ज अरुंडेल, तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1906 में। तो उसमें राजनीतिक सुधारों के लिए यह कमेटी गठित की गई थी, अरुंडेल कमेटी। और उस कमेटी ने जो है इस बंगाल विभाजन की वजह से जो राजनीतिक स्तर पर समस्या को समझा था, उसको दूर करने का उसने सुझाव दिया और संयुक्त बंगाल की बात किया। और फिर 1911 में बाकायदे बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है
और उस समय यह घोषणा की जाती है जब भारत में वह किंग जॉर्ज फिफ्थ ब्रिटिश सम्राट और क्वीन मैरी यहाँ पर मौजूद होते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जॉर्ज पंचम और फिर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के माध्यम से यह विभाजन समाप्त करने की घोषणा और साथ में जो है राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाया गया था। तो यह भी चीज़ है कि अब आपके पास प्रश्न के नज़रिए से इस कमेटी का नाम ध्यान रखना है। अरुंडल कमेटी किस चीज़ के लिए शुरू हुई थी आखिर, तो समझ पाएं राजनीतिक सुधारों के लिए यह गठित हुई थी। ध्यान रखना है ये चीज़, पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। और फिर एक दिल्ली दरबार का आयोजन जहां बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की जा रही है। दिल्ली दरबार का मतलब है कि ब्रिटेन के वह सम्राट को जो है जॉर्ज फिफ्थ को यहाँ पर और उनकी क्वीन मैरी को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है और राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। किस वजह से हो रहा, क्यों हो रहा, ये चीज़ें हम ज़रा स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत कवर कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ये वह उनके कोरोनेशन का उस समय का जब दिल्ली दरबार में उनका स्वागत किया जा रहा और स्वयं हैदराबाद के निज़ाम उनके सामने जो है पेश हो रहे हैं, तो इस चित्र देख के क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल इससे ये पता चलता है कि अच्छा राजा और रानी आए थे यहाँ पर। नाम याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात आती है स्वदेशी आंदोलन की कि स्वदेशी आंदोलन, तो बंगाल विभाजन स्पष्ट हो गया होगा किन कारणों से हुआ था, वास्तविक कारण क्या थे। और अब यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को लेकर हम लोग जरा बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन आखिर क्या है, इसके आरंभ का कारण क्या रहा है, इसके कार्यक्रम क्या हैं, कार्य पद्धति क्या रही है, इसका प्रसार क्या हुआ, सामाजिक आधार क्या है, स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस का जो संबंध बनता है वो क्या है, स्वदेशी आंदोलन एवं सरकारी प्रतिक्रिया क्या रही, सरकार की उनके प्रति क्या नीति रही, फिर इस पूरे स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में उसका अपना योगदान क्या रहा, मूल्यांकन करते समय उनकी अपनी उस उपलब्धि को भी जानेंगे और अंत में निष्कर्ष। इसका मतलब समझें, जब तक हम किसी भी टॉपिक को इस डायमेंशंस के माध्यम से कवर नहीं करते हैं, रिकॉल भी नहीं कर सकते। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के लिए केवल ये नहीं है कि तथ्य याद हो, आपको किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए उसके डायमेंशंस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। कितने डायमेंशंस बनते हैं, और यही वजह है कि आपके लिए समान अध्ययन में भी, मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी आते हैं। तो दरअसल यहाँ पर अब इतिहास है, अब इसको कोई कितना भी कहे कि चीज़ें अलग हैं, अगर मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाना है तो यही तो पूछा जाएगा कि आखिर अब सेंटेंस बदल सकता है, पंक्तियां बदल सकती हैं, लेकिन लिखने के लिए कंटेंट तो यहीं से आएगा कि स्वदेशी आंदोलन के साथ ही जो है नई सदी के साथ ही नई रुचियां, नए लक्ष्य, नई पद्धतियां सामने आती हैं। अब वो क्या पद्धतियां हैं, तो कार्य पद्धति को जानेंगे तब तो पता चलेगा। स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विचार कीजिए, वही पीटी में क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो यही वजह है कि एक चैप्टर जब हम तैयार करते हैं तो कई बार ये चीज़ें आती हैं कि आखिर मेंस का कैसे तैयार करें, तो उसके डायमेंशंस, वो पीटी और मेंस, वो यूपीएससी ने पीटी और मेंस किया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था तब पीटी और मेंस नहीं था, वहाँ पर ये नहीं चल रहा था
कि तिलक इस बात को लेकर चल रहे हैं कि सूर्यनाथ बनर्जी तुम जो है पीटी के लिए काम करो, मेंस के लिए कर रहे हैं। ये डिवीजन नहीं, वो तो परीक्षा की पद्धति। टॉपिक पर कवर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और लिखने की पद्धति, लिखने का तरीका वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन कंटेंट तो आपके पास यही रहेगा, और विशेषकर इतिहास के साथ तो जुड़ा हुआ है यह चीज। तो अब जरा यहां पर बात करें, क्योंकि अगर अन्य चर्चा करेंगे तो फिर काम की चीजें क्लास के संदर्भ में तो कम ही होती है, अनावश्यक चर्चाओं की वजह से कई घंटों का जो है वीडियो बन जाता है, उससे बचने की जरूरत है। तो YouTube की स्टडी और साथ में जो ऑनलाइन की स्टडी है, उसमें एक बड़ा संयमित होना पड़ेगा आपको कि कितना समय दे रहे हैं और किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। अब ये थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम कुछ भी आपको बता दें। टॉपिक से विषयांतर नहीं होना चाहिए। जब हम टॉपिक पर बात कर रहे हो तो टॉपिक की ही बात करें। तो ऐसी स्थिति में अब आपको करना क्या है कि जब आप एक बार चीज़ों को क्लास कर लिए, लेक्चर सुन लिए, और बाकायदे पेन और कॉपी लेकर बैठना है। कथा नहीं सुनना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और उसके साथ जो है चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहना है। ये इतनी देर तक यहाँ पर रोक कर ये बताने का उद्देश्य है कि कॉपी पर इतना स्केच बन जाना चाहिए, और जब भी पढ़ें तो फिर इसी ऑर्डर के साथ चीज़ों को रिकॉल करें। कभी भी आपका न पीटी के संदर्भ में न मेंस के संदर्भ में समस्या आएगी। और फिर जब एक बार सुन लिया आपने, इसके बाद आपके पास जो नोट्स है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में दिया हुआ, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी पहुंची हो, रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, समझ बनेगी, भाषा और शब्द वाक्य के अंतर्गत पकड़ बनेगी। तो यहां पर अब जरा स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में अगर बात करें कि 1905 में शुरू हो रहा है। क्यों शुरू हो रहा है? बंगाल विभाजन के विरोध में। अब देखिए, पढ़ चुके हैं अभी बंगाल विभाजन, तो एक एक करके इन चीज़ों को जरा हम लोग समझेंगे कि आखिर स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है बंगाल विभाजन के विरोध में, तो उस दौरान विरोध के कार्यक्रम क्या बनाए गए, किस तरीके से विरोध करने की नीति अपनाई जा रही है, कार्यपद्धति क्या है। और फिर जब हम कह रहे हैं कि प्रसार, इसका मतलब कि कहां कहां पर यह विरोध हो रहा है। सामाजिक आधार जब कह रहे हैं, इसका मतलब कि उस विरोध करने में शामिल वर्ग कौन है, विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, कि किसान हैं, कि जमींदार हैं, कि मुस्लिम हैं, कि हिंदू हैं, यानी इन सारे वर्गों के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। और फिर जब अगर विरोध हो रहा है तो उस समय के संदर्भ में कांग्रेस, तो उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही, उसके अंतर्गत कैसा परिवर्तन हो रहा है, इसको भी समझेंगे। सरकार की अपनी क्या नीति रही, और कोई भी प्रक्रिया होगी, किसी भी तरीके का आंदोलन होगा, उसका कुछ तो अपना महत्व होगा, उसके कुछ तो योगदान होंगे, कमजोरियां भी कुछ होंगी। और फिर इन्हीं सब को लेकर के, उसकी उपलब्धियों और कमजोरियों को लेकर हम कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या यह सफल रहा या नहीं। तो एक एक करके इस बात को समझिए कि कारण के संदर्भ में ये एक लाइन का ही मामला है कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। अब ऐसे में उन्होंने जो कार्यक्रम अपनाए, विरोध करने के लिए जो कार्यक्रम अपनाए, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत अगर देखा जाए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना, साथ ही महिलाओं के द्वारा दुकानों पर धरना प्रदर्शन दिया जाना
अब देखिए ये सब कार्यक्रम है, वह चाहे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात हो, या फिर जो है उपाधियों और नौकरियों के त्यागपत्र की बात हो, या फिर जो है जगह जगह पर धरना और प्रदर्शन दिया जाना चाहिए। तो अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, इसका मतलब स्वदेशी पर बल देंगे। तो स्वदेशी पर बल देने के क्रम में राष्ट्रीय उद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाना, आत्म सहायता पर बल दिया जाना, और फिर साथ में राजनीतिक विरोध के साथ साथ समाज के संदर्भ में भी कुछ कार्य करना, रचनात्मक कार्य जिसको कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क, जिसके अंतर्गत कुछ न कुछ समाज सुधार के कार्य करना, चाहे वह जो है दहेज लेन देन के कार्यों को हतोत्साहित किया जाना। ऐसे में इनका कार्यक्रम देखा जाए अगर, तो स्वदेशी पर बल देना और विदेशी वस्तुओं, विदेशी सामानों, प्रतीकों, संस्थाओं का बहिष्कार करना। और यह करने के लिए कार्य पद्धति क्या अपनाई गई, किस तरीके से उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो आंदोलनकारियों ने एक तरीके से इस कार्यक्रम को लागू करने के क्रम में जगह जगह पर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, और दूसरे अर्थों में इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। तो निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को अपनाना, ये निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, जैसा मैंने पहले ही उग्रवादी विचारधारा पढ़ने के अंतर्गत बतलाया था कि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत वह धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार, असहयोग जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो फिर गांधी के सत्याग्रह से किस मामले में अंतर नजर आता है? गांधी के सत्याग्रह में भी तो यही पद्धतियां थीं, लेकिन गांधी का सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ और उच्च माना जाता है। वह इसलिए क्योंकि गांधी के सत्याग्रह में अनिवार्य रूप से अहिंसा शामिल है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध की अपनी पद्धति में अनिवार्यतः अहिंसा की बात नहीं की गई है। तो यही वजह है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत यहाँ पर वह असहयोग कि हम सरकारी स्कूल का बहिष्कार करेंगे, शिक्षण कार्यों का बहिष्कार करेंगे, अदालतों का बहिष्कार करेंगे, उपाधियों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों को नहीं अपनाएंगे, और साथ में समितियों का गठन करके लोगों को एकजुट करना। और फिर जो जन समूह है, अब यही देखिए उदारवादी विचारधारा से अंतर नजर आने लगेगा। उदारवादी जहां सामान्य जनता की अपनी शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, कोई जन आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर नहीं थे, वहीं उग्रवादी विचारधारा के अंतर्गत अब यह शामिल लोग, जिसमें हम बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल की बात कह रहे हैं। तो इनका अपना तरीका क्या है कि जनता को जो है एकजुट करना, तो जनता को एकजुट करने के लिए धार्मिक प्रतीकों और नारों का उपयोग किया जा रहा है, और इसी क्रम में धार्मिक प्रतीक और नारों का उपयोग करने के क्रम में वह शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव अपनाया जा रहा है, गंगा स्नान किया जा रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि इनकी जो कार्य पद्धति थी वह इसी मामले में उदारवादियों से अलग हो जाती है कि जनता के माध्यम से वह विरोध की पद्धति को सामने ला रहे हैं। तो एक एक जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो समझ पाएं कि बाकायदे जो है, मैंने कहा कि यह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती, विधिवत शुरुआत की जाती है। और फिर 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन का दिन प्रभावी होने का रखा गया था, उसको एक तरीके से शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और बंगाली लोगों की एकता यानी विभाजन के विरोध में वह एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधकर वह एकता का वह संदेश दे रहे हैं, इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। और यह प्रक्रिया जब बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष होते हैं, तो वहाँ पर यह स्वदेशी का प्रस्ताव को रखा जाता है। और आगे चलकर कलकत्ता अधिवेशन में, जहाँ दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे थे, वहाँ पर अब इसी तरीके से
स्वराज की मांग की जा रही है। और इसी क्रम में 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जा रहा है। इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो कार्यक्रम अपनाए गए, मैंने बताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों और नौकरियों का बहिष्कार करना, महिलाओं के द्वारा दुकानों पर धरना प्रदर्शन देना, महिलाओं की यहाँ से भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में अब बढ़ती जाएगी। आत्मनिर्भरता है स्वदेशी शिक्षा और राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना पर बल देना और रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत वह समाज सुधार जैसे बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध करना। अब ऐसे में इस कार्यक्रम को लागू करने के क्रम में जो कार्य पद्धतियां अपनाई गईं, वह कार्य पद्धतियों समितियों का गठन करके हड़तालों का आयोजन करना। क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि सर्वप्रथम किस एक आंदोलन के अंतर्गत जो है समितियों का गठन करके हड़तालों का आयोजन किया जा रहा था, तो वो स्वदेशी आंदोलन है। अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था लोगों को एकजुट करने के लिए। इन समितियों के द्वारा जन जागरण के अपने विविध तरीके अपनाए जा रहे थे। देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, वंदे मातरम का नारा लगाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको नैतिक आदर्श बतलाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जा रही है और निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत यह धरना प्रदर्शन हड़ताल के कार्यक्रम को अपनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि इन कार्य पद्धति के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत सरकार का विरोध करने का कार्य किया जा रहा था। जहां तक आंदोलन के प्रसार की बात है, इसका विस्तार की बात है, तो बेशक बंगाल का विभाजन हो रहा है कि आखिर इस बंगाल का विभाजन हुआ और चल रहा है स्वदेशी आंदोलन, लेकिन यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। बंगाल के बाहर भी बंगाल विभाजन का विरोध होने लगा। यानी स्वदेशी आंदोलन का विस्तार केवल बंगाल तक नहीं है, बंगाल के बाहर भी है। और इसको बंगाल के बाहर अगर देखा जाए कि जैसे बॉम्बे पूना क्षेत्र के अंतर्गत तिलक ने इसे लोकप्रिय बनाया, तो पंजाब के क्षेत्र में विशेष रूप से लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन अर्थात एक तरीके से बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा है। दिल्ली में सैयद हैदर रजा के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध के अंतर्गत अगर कहा जाए कि अब स्वरूप अखिल भारतीय नजर आ रहा है। अब जो तिलक ने महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत वह शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, तो अब वह बंगाल क्षेत्र में भी चलने लगा। यही वजह है कि बंगाल विभाजन का विरोध स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जो हो रहा था, वह केवल बंगाल तक नहीं बल्कि बंगाल के सीमा से बाहर अर्थात अखिल भारतीय स्वरूप से युक्त हो गया। यही वजह है कि बंगाल का विभाजन किया गया था इसलिए कि राष्ट्रीयता की भावना कमज़ोर हो, जबकि यहाँ देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में मद्रास के अंतर्गत भी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। तो यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कुछ बुरे शासक भी अच्छा परिणाम पैदा करते हैं। कर्जन ने भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए कार्य किया था, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रवाद और क्या हो गया, उग्र हो गया। अखिल भारतीय स्वरूप विविध क्षेत्रों में उनका प्रसार नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस स्वदेशी आंदोलन का प्रसार वह बंगाल के क्षेत्र से आगे बढ़कर अखिल भारतीय स्वरूप से युक्त नजर आता है। कभी कभी ये जो नाम लिए गए इनका ध्यान रखिएगा
मैच करने के क्वेश्चन के रूप में भी आपके पास आ जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत, कि जहां पर तिलक ने इसका प्रचार बॉम्बे और पूना क्षेत्र में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास के अंतर्गत इसका नेतृत्व किया आंदोलन का। और इस तरीके से यह बंगाल की सीमाओं से आगे निकलकर अखिल भारतीय स्वरूप से युक्त होता दिखाई पड़ता है। देखा जाए अगर तो अब अगर इस आंदोलन के अंतर्गत जो विभिन्न वर्ग शामिल थे, इन वर्गों की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं कि आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था। सामाजिक आधार का तात्पर्य यह होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता, अर्थात कितनी रही, किन वर्गों की सहभागिता रही, इस बात को समझे। जैसे विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इनकी सहभागिता कितनी रही। तो सामाजिक आधार इसका व्यापक नजर आता है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन में विद्यार्थियों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। जगह जगह पर विद्यार्थियों ने वह जुलूस निकाले, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया, और इन्हीं विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर कहा जाए कि उन्होंने सड़कों पर जो है इस तरीके से वंदे मातरम का गान गाया कि पूरी सड़कें जो है वह राष्ट्रीयता की भावना से आह्लादित हो रही थी और लोग इसके साथ जो है जुड़कर चल रहे थे। तो एक तरीके से कहा जाए कि विद्यार्थियों की बड़ी भागीदारी नज़र आती है। तो साथ में महिलाओं की भी बड़ी सक्रिय भूमिका रही। महिलाओं की सक्रिय भूमिका इस मामले में देखी जाती है कि पहली बार महिलाओं ने धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनकी सक्रिय भागीदारी नजर आती है। वह सरोजनी बोस, श्रीमती गांगुली, कुमुदनी, सुशीला देवी, हर देवी जो लाहौर की थीं, इन महिलाओं के नाम यहाँ पर उल्लेखनीय रूप से लिए जाते हैं। इन महिलाओं के कार्य किस मामले में दिखाई देते हैं कि उन्होंने एक तरफ धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम में तो शामिल हुई ही, अब जैसे उस समय वे चरखा काटती थी महिलाएं और स्वदेशी पर बल दिया जा रहा है, तो विदेशी वस्तुओं को न लेकर वे चरखे के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही, अर्थात स्वदेशी पर बल दे रही थी। साथ में विभिन्न स्तर पर जगहों पर, जैसे इस आंदोलन के दौरान भी एक राष्ट्रीय फंड का निर्माण हुआ था। आगे असहयोग आंदोलन जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उस दौरान एक तिलक स्वराज फंड का निर्माण हुआ था तिलक की मृत्यु के उपरांत। तो ऐसी दशा में अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक फंड का निर्माण हुआ और उसमें महिलाओं ने अपनी भूमिका अदा की। फंड में उन्होंने पैसे दान दिए और आभूषण भी दिए, और जिनके पास यह नहीं था वहाँ पर वह मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज घर घर से ऐसे एकत्रित होता रहा और उस फंड के रूप में जमा होता रहा। इस दौरान महिलाओं ने वह आभूषण धारण न करने की प्रतिज्ञा ली कि वे आभूषण धारण नहीं करेंगी। पंजाब के अंतर्गत देखा जाए तो सुशीला देवी भाषण देकर लोगों में चेतना जगा रही थी। इसी तरीके से लाहौर की एक सक्रिय महिला हर देवी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने भारत भागनी नामक पत्रिका का संपादन किया था और लोगों में स्वदेशी की भावना को प्रेरित किया था। तो ध्यान रखिएगा यह चीज़, नाम भारत भागनी हर देवी नामक महिला जो लाहौर के क्षेत्र की थी, उन्होंने जो है संपादन किया इसका भारत भागनी का, और फिर
स्वदेशी का प्रचार कर रही हैं। दिल्ली में भी आज्ञा देवी नामक महिला, वेद कुमारी नामक महिलाओं ने पुरुषों की सभा में जो है स्पीच दिया, भाषण दिया। तो एक तरीके से इस दौरान यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाओं की बड़ी ही सक्रिय भूमिका दिखाई पड़ती है। और इस दौरान अगर कहा जाए कि अब जो जमींदार थे वे अब कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अंतर्गत इस रूप में तो शामिल है, क्योंकि विभाजन हुआ था तो विभाजन की वजह से उनके लिए समस्या हो रही थी, लेकिन किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसान इस आंदोलन से प्रायः अलग रहा था। एक तो यह स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र था और जमींदारी शोषण की वजह से किसान उन जमींदारों के अपील से आकर्षित नहीं हो रहा है जो आंदोलन में शामिल है। और चूंकि आंदोलन में किसानों की मांगों को भी कोई नहीं उठाया, खाली ये एक तरीके से विभाजन के विरोध की बात की जा रही थी, इसलिए यहाँ पर किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुआ करता है। दूसरी तरफ जो कहा जाए कि बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से अपने आप में अलग रहा, या तो वह आंदोलन का समर्थक रहा या फिर वह अलग रहा, लेकिन कुछ विशिष्ट मुसलमान राष्ट्रीय चेतना से जो युक्त थे, चाहे वह अब्दुल रसूल हो, लियाकत हुसैन हो, हैदर रज़ा हो, इन लोगों ने आंदोलन में सहभागिता की। अब जैसे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ये आंदोलन के विरोधी थे, अर्थात बंगाल विभाजन के समर्थक थे, और कहीं ना कहीं उन्हीं के नेतृत्व में फिर आगे चलकर हम देखेंगे मुस्लिम लीग का एक गठन भी हो रहा है। तो इस रूप में देखा जाए कि सामाजिक आधार जहां उदारवादियों का यानी पहले के जो विचारधारा के लोग थे, जिसमें हम गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता का नाम लेते हैं, वह सीमित दायरा था, लेकिन यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उग्रवादी आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक हो गया। अब यही चीज़ है कि इस सामाजिक आधार के संदर्भ में जो बात यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा उसको यहाँ पर समझ लें कि स्वदेशी आंदोलन में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। छात्रों ने बहिष्कार, धरना, प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन सरकार के द्वारा दमन किया गया। और दमन किस तरीके से? एक कार्लाइल सर्कुलर, एक ब्रिटिश अधिकारी कार्लाइल के माध्यम से एक सर्कुलर निकाला गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि छात्र ऐसी गतिविधियों में अर्थात विरोधी कार्यक्रम में शामिल न हो, अन्यथा उनके कॉलेज को जो है जो आर्थिक सहायता दी जाती बंद कर दी जाएगी और छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। तो इसलिए छात्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात कर दी गई, सरकारी नौकरियों से अयोग्य घोषित करने की बात कही गई। महिलाओं ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था। जमींदार वर्ग ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु कृषक इस वर्ग से अलग रहा था, और क्योंकि कृषक वर्ग शोषक जमींदारों की अपील से आकर्षित नहीं हो रहा था। बहुसंख्यक मुसलमानों की भागीदारी नहीं रही, लेकिन अब्दुल रसूल, सैयद हैदर रज़ा जैसे राष्ट्रवादी विशिष्ट मुस्लिम नेताओं ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि यह क्षेत्रीय विस्तार के स्तर पर देखें तो दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई का नाम उल्लेखनीय है। ये चीज़ इसलिए ध्यान में रखनी है, इनका नाम मद्रास के अंतर्गत इस आंदोलन में चिदम्बरम पिल्लई नेतृत्व कर रहे हैं। आगे जब हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो वहाँ पर दरअसल वह समुद्र तट की यात्रा, नमक कानून का उल्लंघन करते हुए राजगोपालाचारी है। तो कई बार नाम का कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब क्वेश्चन आपके पास प्रारंभिक परीक्षा में पूछता है तो ये नाम उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में डाल दिया जाएगा और वहीं पर आपको कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उनको ज़रा ध्यान रखना है कि ये किस आंदोलन के दौरान चिदम्बरम पिल्लई ने जो है वह विरोध सरकार का किया था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अब इसी सामाजिक आधार के पश्चात इस बात को जानना ज़रूरी है
कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा हो, स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस उस समय क्या कार्य कर रही है, कांग्रेस के साथ स्वदेशी आंदोलन का संबंध क्या रहा। इसका मतलब यह है कि स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस के अंदर भी मतभेद बढ़ने लगे थे और यही मतभेद अंततः कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में विभाजन का कारण बन जाएगा। दरअसल स्वदेशी आंदोलन के चलाए जाने की पद्धति को लेकर उदारवादी उग्रवादी जो नेता थे, गरम दल नरम दल के नेता थे, उनके बीच मतभेद बढ़ गया और यहाँ से एकदम से उग्रवादी विचारधारा व्यवहारिक स्तर पर अब कार्य करने के लिए सामने आ जाती है। दरअसल बंगाल विभाजन के क्रम में उदारवादियों की अपनी मंशा यह थी कि विभाजन का विरोध केवल बंगाल में किया जाए और वो भी विदेशी वस्तुओं और मदिरा के संदर्भ में, जबकि उग्रवादी का मानना था, जिसमें उग्रवादी नेताओं में मैं पहले भी उदारवादी उग्रवादी विचारधारा की तुलना पिछले क्लास में कर चुका हूँ, तो यहाँ पर यह चीज़ है कि वे उग्रवादी कह रहे थे कि नहीं, बंगाल विभाजन का विरोध बंगाल से बाहर भी होना चाहिए और ब्रिटिश से जुड़ी प्रत्येक संस्थाओं का विरोध किया जाना चाहिए। उदारवादी इसके लिए सहमत नहीं हो रहे थे और अंततः मतभेद तो बढ़ गए थे, 1905 से ही नजर आ रहे थे, लेकिन 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा तो वहां अध्यक्षों के चुनाव के मुद्दे को लेकर गर्माहट बढ़ गई। उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी जो है तिलक लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे और अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बने और तत्पश्चात उग्रवादियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहां पर मारपीट तक होती है कांग्रेस के इस सूरत अधिवेशन में। तो सूरत अधिवेशन का तात्पर्य हो गया कि इस स्वदेशी आंदोलन की वजह से कांग्रेस के अंतर मतभेद बढ़ गया, यानी उसकी कार्यपद्धति को लेकर कि बंगाल विभाजन का विरोध कैसे किया जाए। और यही वजह है कि बंगाल विभाजन को रोकने के प्रयास में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस स्वयं विभाजित हो गई। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? अब विभाजित हो गया तो जो एक दल एकजुट था वह विभाजित हो गया, तो कहीं न कहीं कर्जन की एक इच्छा बड़ी जो थी कि भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं। अब वह इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। कांग्रेस विभाजित हो गई, इससे सरकार को दमन करने का अवसर मिला, क्योंकि अभी तक कांग्रेस एकजुट थी, अतः सरकार के लिए भी यह समस्या थी। लेकिन अब कांग्रेस विभाजित हो रही है तो उदारवादी और उग्रवादी गुट यानी कि जनता भी बढ़ जा रही है, तो ऐसे में उनको दमन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हुआ। तो ध्यान रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी यह सब सवाल आपके पास पंक्तियों के रूप में होंगे कि सूरत कांग्रेस विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और वह यह कि इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ा और अंग्रेजों को उग्रवादियों के दमन में भी आसानी हुई। तो ये दोनों ही बातें एकदम ठीक नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि स्वदेशी आंदोलन का अगर योगदान देखें कि इस दौरान हुआ क्या क्या, स्वदेशी आंदोलन से मिला क्या। तो स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो किस अवधारणा के साथ शुरू हुआ था, किस कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ था, वही उसका योगदान है। तो स्वदेशी आंदोलन ने दरअसल राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार को व्यापक किया, जहां पर स्वराज की बात की जा रही थी, राष्ट्रीय शिक्षा की बात की जा रही थी, स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया जा रहा था। यही वजह है कि स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियों को हम वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत देख पाते हैं। अब स्वदेशी आंदोलन के दौरान नई पद्धतियां, नए लक्ष्य
नई रुचियां सामने आती हैं। अब ये जो नया लक्ष्य है वह कहीं ना कहीं स्वशासन से आगे बढ़कर स्वराज की प्राप्ति से जुड़ गया है, और दूसरी तरफ राजनीतिक उदारवाद से राजनीतिक उग्रवाद की तरफ बढ़ गया है। ये राजनीतिक उदारवाद अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं जब हम लोगों को गांधीवाद पढ़ेंगे तो वो बातें और स्पष्ट होंगी। पिछले क्लास में हमने उदारवादी उग्रवादी विचारधारा को समझा है, लेकिन यहाँ पर जाने कि एक उदारवादी पद्धति से राजनीतिक उग्रवाद का तात्पर्य यह हुआ कि जो प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र व पिटीशन और रिमाइंडर की पद्धति से अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रयास था उदारवादियों का, अब वह खारिज हो गया। अब जनता के माध्यम से संघर्ष करके स्वयं के प्रयत्नों से जो है स्वराज लेने की बात की जा रही है। यही वजह तिलक ने यह कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए अगर कि नई पद्धतियाँ, नई राजनीतिक पद्धतियाँ सामने आ रही हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार। कृष्ण कुमार मित्र ने जो है अपनी पत्रिका संजीवनी में सर्वप्रथम बहिष्कार की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर बहिष्कार जैसी पद्धति, धरना प्रदर्शन, सड़कों पर विरोध की पद्धति, वह स्कूल का, उपाधियों का त्याग, ये सब पहले के स्तर पर नहीं था। तो इसी को कहा जा रहा है नई पद्धतियां सामने आती हैं। स्वदेशी पर बल देने के क्रम में राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना हो रही है। इसी क्रम में बंगाल केमिकल्स स्टोर की स्थापना हो रही है। स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों के क्रम में अगर देखें, माचिस उद्योग, साबुन उद्योग, इनका निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो रही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्रचार अरविंद घोष थे। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जा रही है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय का अपना कार्य उल्लेखनीय है। इस दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उपलब्धियां बहुत रही, और वो कहीं ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि एक राजनीतिक आंदोलन सांस्कृतिक उपलब्धियों से युक्त हो रहा था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सांस्कृतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाली एकता को बढ़ाने के क्रम में साहित्यकारों की भूमिका उल्लेखनीय नजर आती है। अब इन साहित्यकारों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान बन गया आगे चलकर। तो यह सांस्कृतिक उपलब्धि जो उस काल के अंतर्गत नजर आती है, आज भी दिखाई पड़ती है। बांग्ला भाषा और साहित्य के विकास का यह जो है काल माना जाता है। इस दौरान वह दक्षिणारंजन मित्र मजूमदार ने ठाकुर मार झूली दादी माँ की कथाएं नामक साहित्य लिखा, जो बच्चों के अंतर्गत वह देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाती है। इसी तरीके से इस दौरान वह दिग्विजय नाथ, रजनीकांत सेन जैसे साहित्यकारों का नाम उल्लेखनीय होता है। इसी दौरान सखाराम गणेश देवस्कर ने जो है एक देशेर कथा नामक पुस्तक 1904 में लिखी, और राष्ट्रीयता की भावना को इसमें प्रोत्साहित किया। यह अलग बात है कि 1910 में जाकर इस पुस्तक को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। बहुत तेज गति से यह बिकने वाली एक पुस्तक रही थी। चित्रकला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य होता है। स्वदेशी पर बल देने के क्रम में अविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस का नाम उल्लेखनीय है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है स्वदेशी चित्रकला के तहत एक बंग माता का चित्र बनाया, स्त्री का चित्र बनाया, जो भारत माता के नाम से लोकप्रिय हो गया। तो भारत माता के चित्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। नंदलाल बोस कला की छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय बन गए।
आगे चलकर वह हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने गांधी के अपने चित्रों का निर्माण किया, दांडी यात्रा का चित्रण किया उन्होंने। कुल मिलाकर देखा जाए कि इस दौरान जो है एक उपलब्धियां ये दिखाई तो पड़ रही हैं, लेकिन कमजोरी एक ये रही कि धार्मिक प्रतीक और नारों का प्रयोग किया जाने लगा कि अब विभाजन के विरोध में गंगा स्नान किया जा रहा है, वह गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र के अंतर्गत। और साथ ही इस दौरान ये हिंदू धर्म के प्रतीक थे, तो मुस्लिम धर्म के लिए यह कहीं न कहीं अब यह भाव पैदा कर रहे थे कि यह हिंदुओं का आंदोलन है और मुसलमानों के विरुद्ध है। इसी आलोक में कहा जा रहा है कि इससे कहीं न कहीं एक सांप्रदायिक भावना का विकास भी होने लगा, जो इसकी कमजोरी को दिखलाता है। लेकिन साथ में विभिन्न स्तर पर, जैसे अब लोक कथाओं और कलाओं के माध्यम से आंदोलन का प्रसार हो रहा है। तिलक स्वयं जो है लोकनाट्य नुक्कड़ों का प्रयोग कर रहा है, जैसे तमाशा महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत लोकनाट्य। तो इस दौरान लोकनाट्य की परंपराओं को भी शामिल किया गया और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। तो स्वदेशी आंदोलन का योगदान, उसकी उपलब्धियां बहुत ही, और साथ में अब इस चीज को जान पाएं कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कि वह किस कारण से हो रहा था। उदारवादी उग्रवादियों में मतभेद और स्वदेशी बहिष्कार के मुद्दे पर, अध्यक्ष के मुद्दे पर दिसंबर 1907 में जो है सूरत में अधिवेशन हो रहा था। अध्यक्ष रासबिहारी घोष, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कुछ पुस्तकों में तिलक का नाम भी आता है, तो तिलक या लाला लाजपत राय आपके पास हो, एक ऑप्शन होगा। और फिर अगले इलाहाबाद के अधिवेशन में इनको 7 साल के लिए उग्रवादियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दमन के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत अगर देखा जाए कि एक कार्लाइल सर्कुलर कर्जन के समय में आया था, जिसके अंतर्गत मैंने बतलाया कि यहाँ पर विद्यार्थियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए स्कूलों को यह कहा जा रहा है कि वे ऐसी गतिविधियों को न संचालित होने दें, अन्यथा उनकी जो है आर्थिक सहायता रोक दी जाएगी और उन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में पारित होता है। इंडियन प्रेस एक्ट एक तरीके से भारतीय समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर यह अधिनियम बनाए गए और जिसकी वजह से सरकार ने दमन चक्र चलाया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि इस स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो दिखाई पड़ता है वह राष्ट्रीयता की भावना के अपने विस्तार में उसकी भूमिका नजर आती है। राष्ट्रीय शिक्षा और औद्योगिक विकास के अंतर्गत उसकी भूमिका दिखाई पड़ती है। सांस्कृतिक विकास, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जिसकी चर्चा अभी हमने किया। उग्र राष्ट्रवाद का विकास, अब राष्ट्रीयता की भावना उदारवाद से आगे बढ़कर उग्र राष्ट्रवाद की ओर हो जाती है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे हम लेकर रहेंगे, अर्थात उग्रवादी विचारधारा जो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करती थी। ये योगदान जिनको कहा जा रहा है कि आंदोलन की नई पद्धतियों का विकास हुआ, जिसके तहत निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत असहयोग करना, हड़ताल, बहिष्कार, रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। पढ़ चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं, बस यहाँ पर यह डिक्टेशन न कराकर यहाँ पर इस बात को दर्शाया जा रहा है ताकि आप कुछ चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहें। स्वदेशी पर बल देने के लिए राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना हुई। सूती वस्त्र उद्योग, साबुन उद्योग, माचिस उद्योग जैसी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई अरविंद घोष के नेतृत्व में। अरविंद घोष इसके प्राचार्य बन रहे हैं। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो रही है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय का उल्लेखनीय कार्य है। बंगला साहित्य के विकास का यह युग माना जाता है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सुनार बंगला नामक गीत की रचना की गई, जो आगे चलकर बांग्लादेश का गौरवगान राष्ट्रगान बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस ने जो है चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। वह अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता का चित्र बनाया था।
कुल मिलाकर कहा जाए कि हिंदू धार्मिक प्रतीकों का ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से सांप्रदायिकता का भी विस्तार होता है। तो यही वजह है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में अगर कहा जाए कि कंक्लूजन के रूप में चीज़ें नज़र आएं कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, तो बंगाल विभाजन किया ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, स्वदेशी आंदोलन चल रहा भारतीयों के द्वारा और इससे राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत होने लगी। यह स्वदेशी आंदोलन 1908 तक आते आते अपने आप में समाप्तप्राय हो गया, क्योंकि नेतृत्व विहीन हो गया। राजनीतिक स्तर पर इसके कुछ नेता संन्यास ले लिए, अरविंद घोष संन्यास ले लिए, बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लिए, तिलक गिरफ्तार हो गए। इसी आधार पर यह कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं ये असफल रहा। तो ध्यान रखना है कि किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता कि उसने अपना लक्ष्य पाया या नहीं, बल्कि उसका प्रभाव क्या रहा, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन के चलते भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप और व्यापक हो गया। आंदोलन का सामाजिक आधार बढ़ रहा है, महिलाओं की जो है राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के अंतर्गत यह कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की भावना और तीव्र हो गई है। कुल मिलाकर कहा जाए कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक तरीके से पहला बड़ा सशक्त आंदोलन था, और फिर आगे इसी के आधार पर गांधीवादी आंदोलन नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें कि इस स्वदेशी आंदोलन ने आगे के संघर्ष का बीजारोपण कर दिया, तो यह भावी संघर्ष को आधार प्रदान कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो चित्र नज़र आ रहा है, इसी को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, जिसे आरंभ में बंग माता कहा जाता था, आगे चलकर भारत माता के नाम से यह जाना जा रहा है। कुल मिलाकर आगामी संघर्ष के लिए स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है। तो यही है कि बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को हमने आज कवर किया, एक एक बिंदुओं को यहाँ पर चर्चा किया। और इसके अलावा प्रश्न आपके नहीं होते, वह चाहे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे, वह चाहे मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछे, दिक्कत नहीं आएगी। तैयारी आपको एक बार करनी होगी, समझना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसके लिए तूफान नहीं मचाना है। और कुल मिलाकर रिवीजन, ऑथेंटिक सोर्स और साथ में अपना जो आप परीक्षण करेंगे चीज़ों को कि पढ़ा है, जाने कि नहीं जाने, तो कहीं ना कहीं जो विगत वर्ष में कुछ प्रश्न आए हुए होते हैं उनको देख लें, वह चाहे प्रारंभिक परीक्षा को चाहे मुख्य परीक्षा के अंतर्गत हो, चीज़ें अपने आप में क्लियर होती जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और मैं अभी भी आपको बतला रहा हूँ कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जितनी चर्चा है, इसके माध्यम से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे, वह चाहे आप किसी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो। ये बंटवारा मत कीजिए। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन एक है, वह पूछने वाला चाहे आईएएस में पूछे चाहे वो पीसीएस में पूछे। तो एक बार देख लेते हैं जरा प्रश्नों को भी, हालांकि अभी तुरंत पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद खाली प्रश्न की प्रकृति को देखकर हम समझ पाए प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर। कि यह प्रश्न है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। 2015 में पूछा गया प्रश्न, देखने में आसान लग रहा होगा, जो कि पढ़ लिए जान गए। सोचिए जरा, यूपीएससी के अंतर्गत ये प्रश्न जब आते हैं
तो आंदोलन ही आंदोलन के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है कि अभी पढ़ ही रहे थे किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। तो वह आंदोलन आखिर जिस दौर में मतभेद पैदा हुआ, जिस वजह से मतभेद पैदा हुआ, वह देख पाएं। कांग्रेस का विभाजन क्यों हो रहा है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान मतभेद हो रहा है, स्वदेशी बहिष्कार के मुद्दे पर, अध्यक्ष पद के मुद्दे पर। सूरत में अध्यक्ष रासबिहारी बोस चुने गए। कभी यह अगला क्वेश्चन पीटी में कभी आपसे पूछ लेगा कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो रासबिहारी घोष चुने गए थे। तो अब स्वाभाविक सी चीज है, उत्तर आपका ये होगा। इसी तरीके से एक प्रश्न देखें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब यहां पर 16 अक्टूबर 1905 देखिए, आईएएस के एग्जाम में 2009 में पूछा गया प्रश्न। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। ये स्टेटमेंट सब ठीक है, बस इस तिथि के लिए ठीक नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। क्यों नहीं है? देखिए, बंगाल विभाजन के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति जो हैं, बतलाया कि लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, रिजले गृह सचिव हैं। 3 दिसंबर को सर्वप्रथम विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी। 19 जुलाई 5 को विभाजन की औपचारिक घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर को यह विभाजन प्रभावी हुआ था। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत शुरुआत हो रही है और जिस दिन यह विभाजन प्रभावी हो रहा है 16 अक्टूबर 1905 को, वह शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। यह कब हुई है? 7 अगस्त 1905 को। तो ये नहीं है। बंगाल का विभाजन, अब बंगाल के विभाजन के क्रम में ध्यान रखिए, जो ये घटनाक्रम है कि 3 दिसंबर 1903 को विभाजन की योजना एक बतलाएगी कि अच्छा विभाजन होगा। औपचारिक रूप में ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है जुलाई 1905 में, और फिर 16 अक्टूबर 1905 के दिन इस बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो रहा है। यही तो आपके पास प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से एक प्रश्न देखें कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था, किस वजह से आरंभ किया जा रहा है? आईएएस के एग्जाम में 2010 में पूछा गया प्रश्न है। सब बेशक आपको आसान नजर आ रहे हो, लेकिन जब प्रश्न आता है तो आसान नहीं नजर आता। किसी भी वर्ष का जब यूपीएससी का कोई एग्जाम दे देता है तो एग्ज़ाम के बाद उसको पेपर बहुत आसान नज़र आने लगता है। एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत जो देता है उससे पूछिए, लेकिन जब पढ़ कर जाता है तो वो चीज़ें आसान होती हैं, और जब वो चीज़ें कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाती हैं, जब वह चीज़ें कहीं ना कहीं तमाम दुनिया भर के सोर्सेज पढ़े रहते हैं, तो समस्याएं ज़्यादा आती हैं। ऑथेंटिक बुक पढ़िए। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंड,
लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ अभी पढ़ ही रहे थे, पूरा स्वदेशी आंदोलन इसी वजह से हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो उत्तर आपका ये है। सामान्य से प्रश्न है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? 2014 में पूछा गया प्रश्न, कब तक? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। प्रथम विश्व युद्ध, अगर कहा जाए कि यह 1914 से शुरू हो रहा है और 18 तक चल रहा है। सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक। महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, 1930 तक। भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब तक पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो सोचने की बात है कि बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो बहुत सीधी सी बात है कि अभी पढ़ ही रहे थे कि 1911 में जो है बाकायदे इसको निरस्त किया गया, जब सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। अगला कभी प्रश्न आपके पास होगा, जॉर्ज पंचम किस अवसर पर आए थे या उनके समय की घटनाक्रम क्या थी? तो ध्यान रखिए कि यह बंगाल विभाजन जब हो गया था और जिस समय आए उन्होंने बंगाल विभाजन को निरस्त किया। तो आपके पास उत्तर ये होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आईएएस के एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न। लगातार कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं प्रश्न ये यूपीएससी के एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, उसके क्रम में जो है, तो ऐसे में पहली बार किस घटना के दौरान? स्वदेशी और बहिष्कार। तो बंगाल विभाजन के विरोध में चला आंदोलन का नाम ही था स्वदेशी आंदोलन। तो अगर किसी ने एक बार भी पढ़ा है तो ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन कई बार समस्या आपके पास होती है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं। और आता हुआ प्रश्न अगर गलत हो गया तो चयन बहुत मुश्किल है। इसलिए आते हुए सवाल गलत ना हो, इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है, कंफ्यूजन ना हो कि होम रूल था कि असहयोग था, होम रूल था कि असहयोग था। तो ध्यान रखना है कि यह संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया जा रहा है। इसी तरह एक प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। इसका मतलब मैंने बताया है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये अभ्यास करना है कि सही नहीं है, असत्य है, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सही और गलत इस शब्द का इस्तेमाल करना है। तो सही नहीं है इसका मतलब कि गलत है। कौन सा गलत है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ये यूपी पीसीएस के लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में 2002 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि यूपीएससी में ही हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
या हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जीएस के अंतर्गत यह इतिहास खंड आता है, जीएस के अंतर्गत यह राज व्यवस्था का खंड है, जीएस के अंतर्गत यह साइंस टेक है, यह इकोनॉमी है, यह इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी है। पकड़ हो तब होगा वो, चाहे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम क्यों ना हो और चाहे वो आईएएस क्यों ना हो। आपको क्या लगता है कि खाली लोअर लिखा होने की वजह से इसमें ऐसे ही हो जाएगा? प्रश्न ये होते हैं। और देखिए कि पहली समस्या यहीं से शुरू होती है कि प्रश्न क्या सही नहीं है, तो पहली चीज़ क्या गलत है ये बतलाना है। पहले ये तो पता कर लें क्या करना है, और तत्पश्चात जो अभी पढ़ रहे थे कि आखिर कहाँ से ये प्रश्न आया, आप स्वदेशी आंदोलन का डायमेंशन रिकॉल कीजिए, तब तो पता चलेगा, याद कर पाएंगे। आप रट कर सोच रहे होंगे नहीं, मैंने शुरू में बनाया था स्वदेशी आंदोलन के डायमेंशंस, क्या कारण थे, क्या कार्यक्रम थे, क्या कार्य पद्धति थी, प्रसार कहाँ था, सामाजिक आधार और प्रसार। तो सामाजिक आधार में कौन कौन वर्ग शामिल थे, अब ध्यान आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो दिखला रहा हूं कि देखिए, सामाजिक आधार में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, कृषक वर्ग इससे अलग रहा था, आकर्षित नहीं हुआ था, बहुसंख्यक मुसलमानों की भागीदारी नहीं थी, लेकिन अब्दुल रसूल, सैयद हैदर रजा जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, यानी इस आंदोलन में शामिल हुए। ये तथ्य था। अब बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, जो राष्ट्रवादी थे वे शामिल हुए थे। इसका मतलब ये तो ठीक है, गलत थोड़ी नहीं। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, अभी बतलाया कि स्त्रियों ने किस तरीके से जो है आंदोलन में सक्रिय भागीदारी किया हुआ था, और उन्होंने जगह जगह पर आभूषण, पैसे व फंड में जमा किए। लाहौर की हरदेवी ने जो है भारत भागनी नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नजर आती है। इसका मतलब यह बात भी ठीक है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। कृषक वर्ग इससे अलग रहा। इसका मतलब यह बात भी ठीक है, गलत नहीं है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। प्रसार, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ बंगाल से जरूर हुआ, किंतु यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा। तिलक ने इसका प्रचार बॉम्बे और पूना में किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय दिखाई देता है। पढ़ाई के पश्चात जब क्वेश्चन आप करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप ट्रैक पर हैं। तो स्वाभाविक सी चीज है कि यह बंगाल तक सीमित रहा, यही बात गलत है, बंगाल तक नहीं रहा। इसलिए उत्तर डी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम जब प्रश्नों को देखते हैं तो पहली चीज आती है कि आपकी अपनी जो पढ़ाई कंटेंट हुआ है, क्लास हुआ है, जो भी पुस्तक है, उस पर आपकी पकड़ कितनी है। अनावश्यक सामग्रियों से बचना है। सोच कर देखिए, आज की सूचना क्रांति के दौर में और आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, इसीलिए मैं कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखता हूं। ऐसा नहीं कि उनको आप कह दीजिए कि बहुत आसान थे, तब भी सिलेक्शन हो रहे थे और तब लोगों के पास
उसी रूप में सामग्री कम थी, और सामग्री बहुत ज़्यादा है इसलिए कठिनाइयाँ भी ज़्यादा हो गई। तो अपना एक तरीके से रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि आप रिवाइज करें चीज़ों को, समय समय पर आप टेस्ट के थ्रू आगे बढ़ें, और जो एक बार चीज़ों को पढ़ें, जिस नोट्स को पढ़ें उस पर पकड़ बनाए, रिवीजन से ही ये होगा। तो यही वजह है कि जब हम एक टॉपिक को कवर करते हैं तो उसके साथ ऐसे क्वेश्चंस को रखते हैं कि आपको तरीका भी पता चले, और फिर जब अगला क्लास शुरू करते हैं तो उसमें भी जो है, जो एक दिन पहले या पिछले क्लास में बताया गया उसको डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और एक एक करके जो है इस तरीके से चैप्टर को ख़त्म करेंगे। साथ ही अलग से भी यह पीटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को विगत वर्षों में जो आए हुए हैं, जो संभावित हो सकते हैं, अलग से उसका वीडियो बनाते हैं ताकि अभ्यास के लिए कोई समस्या ना हो। तो कुल मिलाकर ये था आपका आज का क्लास। आगे की क्लास हम लोग पुनः कवर कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप अपनी वह पढ़ाई को जारी रखेंगे। और जो संस्कृति आईएएस का प्रयास है वो यही है कि आपके अपने पठन पाठन में वह सहयोग कर सके, मार्गदर्शन कर सके। और ये बात एकदम नहीं है, इस चीज़ को बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई यहाँ पर किसी तरीके का चमत्कार होने जा रहा है। चमत्कार नहीं, मेहनत आप करेंगे, आपके साथ साथ संस्थान की मेहनत होगी, पठन पाठन सामग्री से लेकर गाइडेंस तक के स्तर पर। क्लासेस के संदर्भ में ये चीज़ें हैं कि आपके पास विस्तार से चीज़ें संस्कृति आईएएस के ऐप पे दी हुई हैं, टॉपिक वाइज। साइंस भी है, इकोनॉमी भी है, वह पॉलिटी, इन्वायरमेंट, सब क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस, और फिर वह पेन ड्राइव कोर्स के अंतर्गत भी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि उनको असुविधाएं हो रही हैं, तो उनके लिए पेन ड्राइव भी है। जल्दी हम टैब के साथ भी नज़र आएंगे, खुद ही टैब प्रोवाइड करेंगे उनको। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लेवल पर एक बेहतर पठन पाठन का माहौल बना रहेगा, ये हम आपसे कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।